2 वर्षीय सेवा पूर्व डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED। शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। पेपर है F6, पेपर कोड F6 है। चैप्टर का नाम है जेंडर विमर्श और शिक्षा। भारत विविधताओं का देश है जिसकी आबादी का लगभग आधा हिस्सा स्त्रियों का है। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के पश्चात भी स्त्रियों एवं अन्य जेंडर को बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त हो सका। समाज द्वारा ही स्त्री एवं पुरुष में भेदभाव उत्पन्न किया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में लैंगिक असमानता आज भी व्याप्त है। जेंडर अवधारणा एवं संदर्भ। जेंडर, जिसे हिंदी में लिंग कहा जाता है, व्याकरण में यह कहकर परिभाषित किया गया है कि जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में लिंग के लिए 2 अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, सेक्स एवं जेंडर। इन दोनों शब्दों के प्रयोग में बहुत अंतर होता है। सेक्स, जिसे प्राकृतिक लिंग भी कहा जाता है, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक एवं शारीरिक अंतर पर आधारित है, जो मुख्य रूप से क्रोमोसोम, जीन संरचना, हार्मोन्स के स्तर और कार्य एवं प्रजनन सहित शारीरिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। जेंडर, जिसे सामाजिक लिंग भी कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्मित भूमिकाओं, व्यवहारों एवं अभिव्याख्या की पहचान को संदर्भित करता है कि लड़का है या लड़की, स्त्री है या पुरुष। जेंडर इस बात की पुष्टि करता है कि जैविकीय भेद से अलग जितने भी भेद दिखते हैं वे प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि समाज द्वारा निर्मित है। सेक्स एक जैविकीय अवधारणा है। अन्ना ओक्ले ने अपनी पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी 1972 में सेक्स को परिभाषित करते हुए कहा कि सेक्स का तात्पर्य पुरुष अथवा स्त्रियों के जैविक विभाजन से है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सेक्स शब्द का प्रयोग महिला एवं पुरुष में जैविक भिन्नता को दर्शाने के लिए होता है, वहीं जेंडर शब्द का प्रयोग महिला एवं पुरुष के सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेद को दर्शाने के लिए होता है। जेंडर विभाजन का आधार सेक्स ही है। सेक्स के आधार पर कुछ कार्यों में विभाजन अवश्य संभावी है, जैसे कि स्त्री अपनी यौन संरचना के कारण बच्चे को जन्म देती है एवं दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, परंतु अपनी भिन्न जैविक संरचना के कारण पुरुष ये कार्य नहीं कर सकते हैं। पुरुष और महिला के अंतर जन्म से ही होते हैं और किसी भी संस्कृति में समान रहते हैं। कुछ जैविक अंतरों को छोड़कर अन्य जितने भी अंतर हैं वे सभी समान निर्मित हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जन्म से ही बालक एवं बालिकाओं को अलग अलग तरीके से अनुशासित किया जाता है, यानी समाज में बेटियों को अलग तरीके से परिस्थितियों से अवगत कराया जाता है और बेटों को अलग परिस्थितियों से और वातावरण या दैनिक गतिविधियों से अवगत कराया जाता है। इसे हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। जैसे लड़कों को बाज़ार से सामान लाने के लिए भेजा जाता है, लड़कियों को बचपन से खाना बनाना सिखाया जाता है, लड़कों को खेलने के लिए बंदूक, बल्ला, कार आदि दिया जाता है, वहीं लड़कियों को गुड़िया, पेंटिंग सेट आदि दिए जाते हैं। लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े एवं वस्तुएं दी जाती हैं, वहीं गुलाबी रंग लड़कियों के रंग माने जाते हैं, यानी रंगों में भी विभेद होता है। और लड़कियों को घर की चारदीवारी में रहना अच्छा माना जाता है। अगर कोई कार्य भी जैसे कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए संस्थान में या बैंक में जाना है तो यह
बने या बैंक में जाए, इंजीनियरिंग एवं पुलिस जैसे कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। स्त्री पुरुष के अलावा भी तीसरे लिंग की अवधारणा हमारे समाज में आरंभ से ही रही है, जिसमें व्यक्ति या तो स्वयं या समाज के द्वारा ना तो पुरुष और ना ही महिला के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। थर्ड जेंडर कहा जाता है। यह समाज में मौजूद एक सामाजिक प्राणी है जो परिवार एवं समाज के द्वारा उपेक्षित होते हैं। इन्हें लोग नीचे दृष्टि से देखते हैं। भारत में 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरे लिंग को मान्यता दी जो न तो पुरुष है और न ही महिला। पितृसत्ता एवं नारीवादी विमर्श के संदर्भ में जेंडर विभेद। पितृसत्ता, जब किसी भी हम महिला एवं पुरुष की समानता या उनके अधिकारों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों को सुनते हैं जिनका अर्थ जाने बिना स्त्री पुरुष समानता या दोनों के अधिकारों को समझना संभव नहीं है। भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष की प्राथमिक सत्ता होती है, जहां उन्हें परिवार एवं समाज में उच्च माना जाता है। ऐसी व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुष के अनुसार चलना पड़ता है। धर्म, समाज व परंपराएं पितृसत्ता को और बढ़ावा देते हैं। पितृसत्ता अंग्रेजी शब्द पैट्रियार्की का हिंदी अनुवाद है। यह ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, पैटर जोड़ आर्के, जहाँ पैटर का अर्थ पितृ एवं आर्के का अर्थ शासन होता है, अर्थात पैट्रियार्की का अर्थ पिता का शासन है। इस व्यवस्था में पुरुष का महिलाओं पर वर्चस्व रहता है, किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि महिलाएं पूरी तरह शक्तिहीन हैं या पूरी तरह अपने अधिकारों एवं संसाधनों से वंचित हैं। इस विचारधारा की खासियत यह है कि इसमें माना जाता है कि पुरुष हर तरह से महिलाओं से श्रेष्ठ है और उन्हें पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। मित्रों, अब नारीवादी के विषय में जानते हैं। नारीवाद का ऐसी विचारधारा है जिसका विश्वास है कि पुरुष एवं स्त्रियां दोनों बराबर हैं और स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार एवं अवसर मिलने चाहिए। आरंभ से ही स्त्री पुरुष को अलग अलग देखा ही नहीं जाता बल्कि अलग अलग समझा जाता है। इस विज्ञान के युग में आज भी इस तरह का भेदभाव है। प्राचीन समय में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, किंतु धीरे धीरे वे मुख्य धारा से दरकिनार कर दी गई। बदलते समय के साथ साथ स्त्रियों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना प्रारंभ किया। नारीवादी फेमिनिस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1871 ईस्वी में फ्रांस में चिकित्सीय पुस्तकों में किया गया था। नारीवाद का पहला आंदोलन 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ में किया गया, जो महिलाओं को मताधिकार दिलाने के लिए किया गया था। नारीवाद का दूसरा आंदोलन 1960-70 के बीच किया गया, जहां इसका मुख्य मुद्दा महिलाओं के लिए परिवार में एवं कार्यस्थल में बराबरी के साथ साथ लैंगिक भेदभाव को दूर किया जाना था। नारीवाद का तीसरा आंदोलन 1990 के दशक में प्रारंभ हुई, जो वर्तमान में भी जारी है। 20वीं सदी में पश्चिम के नारीवादी आंदोलनों के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन अमेरिका में हुए। इन आंदोलनों ने ही आधुनिक समय में संपूर्ण विश्व की महिलाओं को प्रभावित किया और इस आंदोलन से प्रेरित होकर विश्व में कई नारीवादी आंदोलन हुए। भारत में नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने एवं महिला साक्षरता, महिला संपत्ति अधिकार एवं विधवा विवाह को लागू करने को लेकर हुए। भारत में नारीवाद का दूसरा चरण 1915-1947 तक माना जाता है, जहां गांधी जी ने महिलाओं को उनकी घरेलू एवं पारिवारिक भूमिका से बाहर निकालकर राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल किया। राष्ट्रवादी आंदोलन में
महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें स्वतंत्र भारत में अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया। बदलते समय में महिलाओं के आंदोलन के मुद्दे जैसे गर्भपात, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, प्रजनन अधिकार, लैंगिक आरक्षण के मुद्दे आंदोलन के ज्वलंत मुद्दे हैं। दहेज प्रथा, समान वेतन, विवाह विच्छेद आदि बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका बचपन, परिवार, समुदाय और मीडिया, इन सभी क्षेत्रों में दैनिक गतिविधि में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं या नियम कानून समाजीकरण में अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज व सामाजिक जीवन मानव जीवन का स्वभाव है। यानी संगठन में रहना, समाज के लोगों को बातों को सुनना, विचारों को जानना, एक दूसरे से अवगत होना। अतः मानव का समाज से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। समाज की सदस्यता व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है। अतः जब व्यक्ति समाज के नियमों एवं आचार व्यवहार को आत्मसात कर समाज समस्त व्यवहार करने लगता है, तब वह सामाजिक बनने लगता है और यह प्रक्रिया समाजीकरण के नाम से जानी जाती है। समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं और जीवित रहती हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो समाज में उसका उसी दिन से पहचान हो जाता है और जिस तरह से धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, समाज की गतिविधियों से अवगत होता है, भाषा संस्कृति से अवगत होते रहता है और सामाजिक क्रियाकलापों से धीरे धीरे अवगत होता जाता है। तो इन सभी स्थितियों को मिलाकर समाजीकरण कहा जाता है, जिसे कोई बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अपने सामाजिक कौशल, भूमिका, प्रतिमान, मूल्य तथा व्यक्तित्व के प्रतिरूप में ग्रहण करता है। समाजीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति समाज में संस्कृति, आदर्श, मूल्य और परंपरा के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। जब बच्चा बोलने लगता है तो धीरे धीरे भाषा सीख जाता है, अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, इसके साथ साथ अन्य भाषा भी सीख जाता है और भाषा के माध्यम से संप्रेषण करता है, अपने विचारों को रखता है और दूसरे को संदेशों को या विचारों को जानता है भाषा के माध्यम से। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने समाज के सांस्कृतिक मूल्यों, प्रतिमानों तथा स्वीकृत व्यवहारों को आत्मसात करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व एवं भूमिका का निर्धारण समाजीकरण के द्वारा होता है। समाजीकरण एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि समाज की गतिविधियों को दैनिक जीवन में उपयोग करना ही पड़ता है और नियम कानून से चलना ही पड़ता है और समाज के एक दूसरे से तालमेल करना ही अनिवार्य रहता है और जीवन भर चलने वाली यह प्रक्रिया अपने आप में आत्मसात करना पड़ता है। समाजीकरण व्यक्ति को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। समाजीकरण के साथ सीखने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से जुड़ी है। समाजीकरण के उद्देश्य: समाजीकरण द्वारा व्यक्ति के जीवन को नियमबद्ध बनाया जाता है। समाजीकरण के उद्देश्य व्यक्ति में सामाजिक क्षमता का विकास करना होता है। अपने भाषाओं के माध्यम से, अपने संप्रेषण के माध्यम से, अपना कला के माध्यम से
अपना हुनर के माध्यम से, अपने गायकी के माध्यम से समाज में अपने विचारों को रखने का और समाज के लोगों से अवगत होने का, अवगत कराने का ये क्षमता विकसित होता है। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक भूमिका निभाने की योग्यता प्राप्त होती है। लोग समाज में होने वाली गतिविधियों से, कार्यक्रमों से सीखते हैं, बच्चे उन्हें नकल करते हैं। समाजीकरण का उद्देश्य बालक को भावनात्मक रूप से संवेदनशील बनाना है। यह बालक के अंदर हम की भावना का विकास करता है। समाजीकरण के अभिकरण परिवार है, विद्यालय है, पास पड़ोस है, मित्र है, जनसंपर्क के साधन है, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, किताब इत्यादि विभिन्न प्रकार के शायरी वाले पुस्तक, चुटकुले वाले पुस्तक या अन्य पुस्तक। सामाजिक समूह। समाजीकरण के अभिकर्ताओं पर विचार करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अभिकर्ताओं का संबंध व्यक्ति की अवस्था से है। अपनी आयु के विभिन्न चरणों में व्यक्ति अलग अलग समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा व्यक्तियों के संपर्क में आता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। देखकर, पढ़कर, सुनकर या कार्यक्रमों में भाग लेकर के, नकल करके समाजीकरण में जेंडर की भूमिका। बचपन, परिवार, समुदाय और मीडिया। बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका। बचपन व्यक्ति के विकास, व्यवहार के सीखने एवं संस्कृति के विभिन्न तत्वों को व्यक्तित्व के अंदर समाविष्ट कराने में अलग अलग संस्थाओं तथा संगठनों की भूमिका होती है। शैशवावस्था में व्यक्ति को अंतःक्रिया करने और व्यवहार को सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण अत्यंत सीमित होता है। सबसे पहले शिशु अपनी माता, उसके पश्चात पिता, परिवार के अन्य सदस्यों, भाई बहनों के संपर्क में आता है। प्रायः 1 से 3 वर्ष की आयु तक उसका संसार परिवार तक ही सीमित रहता है। परिवार में ही शिशु भाषा, चलना, बोलना, खाना पीना, स्नेह, भाई बहनों से संबंध, परिवार के दूसरे सदस्यों से रिश्ते के स्वरूप आदि के विषय में जानता है और सीखता भी है। इसे समाजीकरण का प्रथम चरण कहा जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में जेंडर का संप्रत्यय अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बचपन से ही बच्चों के रहन सहन, उसकी भाषा, रुचियों, मूल्यों और नैतिकता आदि पर जेंडर का प्रभाव रहता है। बालक और बालिकाओं के कपड़े पहनने के तरीके में अंतर होता है, यहाँ तक कि रंगों का चुनाव भी जेंडर देखकर होता है। बच्चों के खिलौने में भी जेंडर देखकर ही चुने जाते हैं। लड़कों के लिए बंदूक बल्ला जैसे और लड़कियों के लिए गुड्डी गुड़िया जैसे पेंटिंग आदि पर फोकस किया जाता है। बच्चों की भाषा पर भी जेंडर का प्रभाव देखा जाता है। लड़का रुखा और कड़ा बोलते हैं, वहीं लड़कियां मधुर बोलती हैं। लड़के एवं लड़कियों के चलने फिरने और रहने के ढंग में भी बचपन से ही अंतर देखने को मिलता है। बचपन से बच्चा के कार्य में भी अंतर देखने को मिलता है। जहाँ लड़के बाहर का कार्य करते हैं, वहीं बचपन से ही लड़कियों को माता के कार्य में हाथ बटाने को कहा जाता है। घर का कामों में हाथ बटाने के लिए दबाव दिया जाता है। लड़के एवं लड़कियों के नैतिकता के मूल्य पर भी जेंडर का प्रभाव देखा जा सकता है। लड़कियों को आरंभ से ही नैतिक मूल्यों में बांध कर रखा जाता है। गांव में या गांव से बाहर, घर से बाहर जल्दी नहीं निकलने दिया जाता है। इस प्रकार बचपन से ही लड़कों एवं लड़कियों में समाजीकरण पर जेंडर का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जो समय के साथ और बढ़ता जाता है। साथियों, समाजीकरण में जेंडर की भूमिका। परिवार का बेटियों पर हर प्रकार से दबाव रहता है। परिवार में आने जाने की बेटियों को छूट नहीं होती है।
और अगर कहीं आते जाते भी हैं तो किसी को साथ में लेकर आते जाते हैं, क्योंकि समाज में बेटियों को नाजुक समझा जाता है। बालक परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार में ही वह समाज के व्यवहार, नियम, प्रथाओं, संस्कृति आदि को सीखता है। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार समाजीकरण करने वाली प्रथम संस्था है। सामूहिक जीवन पद्धति के ज्वलंत प्रमाण के रूप में परिवार हर एक संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। सामाजिक जीवन के गम प्रतिमानों का रक्षक परिवार ही है। अनुशासन एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी परिवार में ही होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका। समुदाय जब किसी समूह के सदस्य एक साथ रहते हैं और किसी विशिष्ट स्वार्थवश नहीं अपितु सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं के भागीदार होते हैं तो उस समूह को समुदाय कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में एक या एक से अधिक समूहों का सदस्य होता है। बच्चों समाजीकरण में जेंडर की भूमिका। मीडिया वर्तमान समय में मीडिया केवल सूचना का आदान प्रदान ही नहीं कर रहा है, बल्कि यह समुदाय को सूचित, शिक्षित, प्रेषित करने का भी कार्य कर रहा है। मीडिया शब्द को समाज में सामान्य संचार के तरीकों या चैनल में से एक के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके माध्यम से समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, डाटा या प्रचार संदेश फैला रहा है। मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल आदि शामिल हैं। मीडिया ने ही समाज में प्रचलित कई कुप्रथाओं जैसे बहु विवाह, बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा के प्रति समाज की धारणाओं एवं दृष्टिकोण को बदलने का काम भी किया है। मीडिया निष्पक्ष रूप से जेंडर के हर एक पक्ष, लड़का लड़की अथवा अन्य जेंडर को समाज के समक्ष रखती है। मीडिया जेंडर भेदभावों को कम करने का भी कार्य करती है। वह महिलाओं एवं पुरुष के कार्यों को समाज के समक्ष रख लोगों में जागरूकता लाने का कार्य करती है। किंतु मीडिया का जेंडर पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। मीडिया द्वारा पुरुष को साहसी एवं प्रभावशाली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहीं महिलाओं को सुंदर, नाजुक एवं निष्क्रिय दिखाया जाता है। मीडिया द्वारा दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह जेंडर संबंधित हर एक अंतर को न्यूनतम कर सकता है और बच्चों के समाजीकरण में सहायक सिद्ध हो सकता है। और मीडिया का आज जो प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी पर, समाज में जो प्रभाव हो रहा है, कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है जेंडर से संबंधित विषय में। तो धन्यवाद साथियों, आज का बस इतना ही।